हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PSIR फॉर यूपीएससी एंड स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है, पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, शेयर करिएगा वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको न्यूली वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑफ गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती। गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस आपस में बहुत ज्यादा फेमस है और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गोलकनाथ केस क्या था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार हम ये केस स्टडी करना। ओके, तो फर्स्ट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 1967 में हुआ था। ये केस वॉज अ लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक बहुत लैंडमार्क काइंड ऑफ केस था। देखते इसमें हुआ क्या था, बहुत ऐसी चीजें हुई थी। In this case, a Supreme Court of India held that Parliament did not have the power to amend fundamental rights. अब इस केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को अमेंड करने का पार्लियामेंट को राइट नहीं है। ये पहले मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ इसके बारे में, केस में था क्या। दिस डिसीजन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका इम्पैक्ट पड़ा था। एज इट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। क्योंकि इसमें बोला गया था ना कि चेंज नहीं कर, पार्लियामेंट जो है उसके पास की पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके हमें हमारे मौलिक अधिकारों को। ठीक है, चाहे कोई भी कितनी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि आप मतलब पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो ये केस कैसे आया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, इसके एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन जलंधर पंजाब, पंजाब के जलंधर में दो ब्रदर्स थे। ठीक है, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ ओन्ड अराउंड 500 एकर्स ऑफ फार्मलैंड। उनका 500 एकड़ की उनके पास जमीन थी। तो द गोलकनाथ ब्रदर्स वर टोल्ड दैट दे कुड only have 30 acres of land under the newly adopted पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। अब इसमें ये बोला गया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट था एक उस टाइम का। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन है वो 30 एकर्स ऑफ लैंड से ज्यादा नहीं रख सकता अपने पास, मतलब उसके अंडर सिर्फ 30 एकर्स ऑफ लैंड हो सकते हैं। और दोनों ब्रदर्स के पास 500 एकर्स ऑफ लैंड थे। तो इस एक्ट के तहत, जो ये एक्ट था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, इसके अंडर ये कहा गया कि 30 एकर्स ऑफ लैंड रख सकते हैं आप, और उसके बाद जो लैंड है वो कौन टेक ओवर कर लेगा? गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, तो आप जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सिर्फ 30 एकर्स ऑफ लैंड रख सकता है। तो गोलकनाथ फैमिली कंटेस्टेड द पंजाब गवर्नमेंट एक्शंस एंड द केस फाइनली रीच द सुप्रीम कोर्ट इन 1965। फिर ये केस फाइनली, अब क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर हमारे पास 500 एकर्स ऑफ लैंड है तो हम 30 रख के रेस्ट कैसे हम गवर्नमेंट को एलोकेट कर दें। तो इसलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और कोर्ट ने ये 6/5 से ये डिसीजन लिया गोलकनाथ के फेवर में। द कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट को कहा गया कि पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास ये बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। The court reasoned that fundamental rights are the basic structure of the constitution and they cannot be amended without a constitutional amendment। ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट वो अमेंड नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इन गोलकनाथ केस के बाद, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो ओवरव्यू इसका यही था कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये क्लियरली कह दिया था कि वो बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हम अब एक बार इस गोलकनाथ केस के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या ओवरव्यू क्या था, इसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, गोलकनाथ दो ब्रदर्स थे, उनके पास 500 एकर्स ऑफ लैंड थी। उसके बाद जो एक्ट आया उसमें ये कहा गया कि 30 एकर्स से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार हम रीड करते हैं कि नेक्स्ट केशवानंद भारती केस क्या था। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में आया था। ओके, वाज अनदर लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये फिर से एक बहुत ज्यादा एक लैंडमार्क काइंड ऑफ केस था इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था अपना डिसीजन, जो कि उन्होंने गोलकनाथ जी के टाइम पे लिया था, जो डिसीजन कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, उसको ओवर रूल कर दिया गया। and held that parliament did have the power to amend fundamental rights। इसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है, किसको, फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड इजिली कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि गोलकनाथ केस में कहा गया कि अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती है, और केशवानंद भारती केस में कहा गया कि अमेंडमेंट कर सकती है। तो एक बार हम इस केस के बारे में अच्छे से रीड कर लेते हैं कि केशवानंद भारती केस क्या था। The case arose from a challenge to the Kerala Land Reforms Act of 1963. The act amended that Kerala Land Reforms Act of 1960 to allow the acquisition of land without compensation. Keshwanand Bharti, a Hindu temple priest, challenged the act on the grounds that it violated his fundamental right to property। अब देखिए, इस केस में जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसमें कहा गया, जो 1960 में आया, कि अलाउ फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पनसेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है ये वो किसी भी जमीन को हड़प सकती, ले सकती है, एक्विजिशन हो सकता है विदाउट कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब केशवानंद भारती जो एक हिंदू टेम्पल के प्राइस्ट थे, उन्होंने चैलेंज किया कि ये क्या, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसे कोई भी लैंड को अपने पास रख लेगी विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, तो ये चीज ठीक नहीं थी। तो केशवानंद भारती ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ, जो हमारी राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको छीना जा रहा है, हमसे वायलेट किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, तो ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद 13/12 से डिसीजन हुआ, रूल्ड इन फेवर ऑफ केशवानंद भारती। फिर ये केशवानंद भारती के फेवर में ही इसको लिया गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट डिड हैव द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, बट दैट दिस पावर वाज नॉट एब्सोल्यूट। The court reasoned that Parliament could not amend fundamental rights in a way that would destroy the basic structure of the Constitution. This is very important line. I read it again, that the court reasoned that Parliament could not amend fundamental rights in a way that would destroy the basic structure of the Constitution। आप सबको समझ आ गया होगा कि ये जो 13/12 से डिसीजन लिया गया था केशवानंद के फेवर में, कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड तो कर सकती है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर दी गई, पर ये कह दिया गया कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, बट आप अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट में, मतलब संशोधन तो हो सकता है, पर अब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बदल जाए। ठीक है, तो इस बात का बहुत क्लियरली ध्यान रखा जाए, पर अमेंडमेंट हो सकता है। So the Keshwanand Bharati decision was a significant victory for the power of parliament. However, the decision also preserved that protection of fundamental rights in India. The court's doctrine of the basic structure of the constitution ensured that parliament cannot amend fundamental rights in a way that would fundamentally change the nature of the constitution। ये क्लियरली बोल दिया गया केशवानंद भारती के केस में, एक तरीके से विक्ट्री थी पार्लियामेंट की, और उसमें ये भी बता दिया गया कि चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो ये क्लियरली कह दिया कि ठीक है, हम मतलब बदल सकते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी जो बेसिक है वो हम नहीं बदल सकते, उसका बेस हम नहीं चेंज कर सकते, अमेंड कर सकते, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों केस बिल्कुल ही अलग थे। ओके, तो एक बार हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं और क्लियरली आप लोगों को समझाते हैं क्या है इसमें। देखिए, the main difference between the two cases is that गोलकनाथ केस held the parliament did not have the power to amend fundamental rights। ये अभी हमने पढ़ा कि गोलकनाथ केस में क्लियरली कह दिया गया था कि पार्लियामेंट के पास वो पावर ही नहीं है कि वो अमेंड कर सके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को। while the केशवानंद भारती केस held the parliament did have the power to amend the fundamental rights but that दिस पावर वॉज नॉट एब्सोल्यूट। ये भी क्लियरली कह दिया गया कि हाँ आप अमेंड कर सकते हैं, बट जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा, बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता।
The Golaknath decision was based on the principle that fundamental rights are the basic structure of the constitution. अब गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. द कोर्ट रीजन दैट फंडामेंटल राइट्स आर द असेंशियल टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड दे कैन नॉट बी अमेंड विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब कोर्ट ने ये कहा था ना कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए जरूरी हैं, लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हैं, तो इसको विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंड नहीं किया जा सकता था, ठीक है. द केशवानंद भारती डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पर केशवानंद भारती में ये कहा गया, केशवानंद भारती के केस में, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सके, बट दैट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट. द कोर्ट रीजन दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स इन अ वे दैट वुड डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि केशवानंद भारती के केस में ये तो कह दिया गया था कि हाँ ठीक है, आगे से पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियरली शब्दों में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चेंज होना चाहिए, ना ही बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी बात आनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदले. हाँ ठीक है, हम थोड़ा बहुत अमेंड कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, बट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. ओके, ठीक है, तो यही था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से मैं कहती हूँ कि सारी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट केशवानंद भारती, अगर आप 11th-12th का सिलेबस देखें, हम पीजी का देखें, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन का देखें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केशवानंद भारती और गोलकनाथ जी के केस में क्या था, ठीक है. तो आई थॉट ये आपकी थोड़ी हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब आने ही वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करिए इस केस को. और नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी जल्द ही मिलेगी. वो अगर आपको और भी कोई टॉपिक सजेस्ट मुझे करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी टॉपिक जरूर अपनी वीडियो में उसको क्लियर करूंगी, ठीक है. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू एवरीवन.